नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। इराक में गृह युद्ध की स्थिति गंभीर होती जा रही है। सुन्नी जिहादी गुट ISIS यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया इराक और आसपास के इलाकों में इस्लामिक राज की स्थापना करना चाहते हैं। वो शिया गुट का बेरहमी से कत्ल कर रहे हैं। हजारों भारतीय भी इराक में फंसे हुए हैं। अमेरिका ने भी इराक में सेना भेजने से इनकार कर दिया है। अगर इराक में सुन्नी जिहादी गुट का कब्जा हो गया तो ये इलाका आतंकवादियों की मंडी बन जाएगा, जहां से पूरे विश्व में आतंकवाद की सप्लाई की जाएगी। इराक में गृह युद्ध की स्थिति पैदा होने के बाद से पूरी दुनिया चिंता में पड़ी हुई है। जैसे जैसे इराक के शहरों पर सुन्नी जिहादियों का कब्जा होता जा रहा है, वैसे वैसे शिया और सुन्नी के बीच धार्मिक संघर्ष खतरनाक मुकाम पर पहुंचता जा रहा है। कभी अलकायदा के साथी रहे सुन्नी जिहादी गुट ISIS का इरादा इराक और आसपास सुन्नी इस्लामी राज की स्थापना करना है। अगर वो सफल रहे तो पूरे इलाके में आतंकवाद गहरी पैठ बना सकता है। डर है कि राजधानी बगदाद पर भी जिहादियों का कब्जा हो गया तो इराक का तेल भंडार भी उनके कब्जे में आ जाएगा। यही नहीं, इराक भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरह दुनिया भर में आतंक की सप्लाई करने वाली मंडी में बदल सकता है। अब तक जिन भी शहरों में ये पहुंचे हैं, वहां उन्होंने शिया आबादी के खिलाफ भयंकर मारकाट मचाई है। भारत से भी हजारों लोग इस सुन्नी जिहादी गुट के कब्जे में हैं। भारत की सरकार उनकी रिहाई की लगातार कोशिशें कर रही है। वहीं अमेरिका ने इराक में अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया है। मंदी के दौर से गुजर रहा अमेरिका इराक में युद्ध का खर्चा नहीं उठा सकता। इराक के पड़ोसी सीरिया में चल रहे गृह युद्ध का फायदा उठाते हुए ISIS देखते ही देखते बेहद ताकतवर बन गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तमाम पश्चिमी मुल्क को हल निकालने के लिए सक्रिय होना पड़ा है। अमेरिका ने भी अपने विरोधी रहे ईरान से बातचीत शुरू कर दी है। तेल और उस पर कब्जे के बाद पूरी दुनिया आर्थिक संकट में पड़ सकती है, इसीलिए पूरी दुनिया इस संकट से निपटने की तैयारी कर रही है। भारत भी इस स्थिति में सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है, क्योंकि हजारों भारतीय वहां मौजूद हैं और इराक भारत को तेल निर्यात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो आज चर्चा इसी बात को लेकर करेंगे कि इराक का संकट क्या है, इराक के संकट का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है और क्या वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी संभव है। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आज की बहस में हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में मौजूद है, उनका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ है मेजर डॉक्टर आनंद प्रकाश सनवारिया जी, भाजपा के नेता हैं। साथ ही हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल भाट जी, जो कि रक्षा मामलों से जुड़े हमारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन सनवारिया जी, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार से बहुत ही उम्मीदें लगा रही है जो भारतीय वहां पर फंसे हुए उनके परिजन, क्या कहेंगे कि क्या ये सुरक्षित वापसी संभव है? सरकार क्या कर रही है, रणनीति क्या है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि बहुत उम्मीद है मोदी सरकार से कि वहाँ के जो हमारे भारतीय, और भारतीय एक दो नहीं, जो आप 40 की बात कर रहे हैं या 46 नर्सिस की बात कर रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड करीबन 10,000 भारतीय वहाँ पे हैं और ऑफ द रिकॉर्ड करीबन 18,000 से भी ज़्यादा भारतीय वहाँ पे हैं। आजकल के जिस तरह के आपने अभी प्रीफेस में सुनाया, जो गृह युद्ध वहाँ भड़का हुआ है, वो कोई भारत पाकिस्तान वाली या किसी कोई जात पात की बात नहीं है। वो तो बिल्कुल ही टारगेट बना के मारने पे तुले हुए हैं। उनका जो टेररिज्म वहाँ बेरहम कातिल है। हाँ, वो ये नहीं देख रहे हैं कि जी, वो बिल्कुल उनको ये नहीं देखना कि ये नहीं कि हमारे भारतीय, बट हमारे खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में यूनियन गवर्नमेंट ने डे 1 से इसको बहुत सीरियस तरीके से लिया। और जो कुछ इराक जो है वो भारत का दोस्त है। इराक की जो जनता वहां है वो भारत के अगेंस्ट नहीं है, दुश्मन नहीं है। बहुत अच्छे दोस्त हैं, ताल्लुकात हैं। जो पहले हमारे एक्स एम्बेसडर इराक के रहे हैं, उनको इमीडिएटली हुक्म दिया कि वो जाके अपने पॉलिटिकल रिलेशंस को बातचीत करें और वो उन चीज़ों को फ्री करने की कोशिश करें। बट हालात ऐसे हो चुके हैं वहां पर के कि अगर वो एक बिल्डिंग में किसी तरह से बंद है तो सेफ हैं, अगर वो बाहर आएंगे तो उनको मार देने का पूरा पर बंधक बनाया गया है उनको। इस बात की पुष्टि हो चुकी है। आपने बंधक तो वहाँ की हालात जो इस वक्त लग रहा है कि सारे ही बंधक हुए वहाँ पे, वो जो हमारे लेबर या जो कंस्ट्रक्शन के लोग जाते हैं, उनके साथ जो जातियां वहाँ हो रही हैं, जो पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं, बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। जो पासपोर्ट के लिए तो हमारी गवर्नमेंट ने ब्लैंक पासपोर्ट भी बगदाद भेज दिए हैं कि अगर किसी का पासपोर्ट ना होने की वजह से पासपोर्ट नहीं आता, ब्लैंक पासपोर्ट भेज दिए हैं, उसको फटक से पासपोर्ट बना के भेज दीजिए। एयर फेयर के बारे में भी सारा हमारी सरकार ने बंदोबस्त कर दिया है। और हमारी
एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सारे जितने भी विक्टिम हैं उनके रिश्तेदारों के साथ में कल 1-1.5 घंटे तक वहां बैठी रही सांत्वना देने के तो लिए। ये कह रहे हैं कि बहुत कोशिश हो रही है भाजपा की सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से। कर्नल बार्ट, आपसे जानना चाहेंगे, इराक का जो संकट है भारत पर उसका काफ़ी गंभीर असर पड़ने वाला है, क्योंकि मध्य पूर्व देशों में जो भी होता है वो भारत को सीधे असर पहुंचाता है। आपको क्या लगता है कि भारत की जो अब तक की रणनीति है वो सही जा रही, सही दिशा में हम जा रहे हैं? कार्रवाई जो होनी चाहिए इराक संकट को लेकर, वो मोदी सरकार की दिशा सही है? ये जहाँ तक भारतीय नागरिक का सवाल है जो कि वहाँ फंसे हुए हैं, जैसे कि अभी कहा गया है, हमारी सरकार उसके लिए पूरी और सही कोशिश कर रही है। ये अब आगे क्या होगा ये तो पक्का नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कोशिश बिल्कुल पूरी है और बिल्कुल सही है जी। तो लेकिन सुरक्षित वापसी क्या संभव है, क्योंकि जो बाहर निकलने के रास्ते हैं उन पर युद्ध चल रहा है, वो बाहर कैसे आए? देखिए, ऐसा है कि असंभव बहुत कठिन शब्द है, आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। संभव अवश्य है, होगा कि नहीं ये नहीं कहा जा सकता। उसके लिए प्रयत्न जारी हैं और हमारे सबकी ये आशा है कि वो सुरक्षित वापस आ जाएं। लेकिन खास तौर पर जो आपने दूसरा प्रश्न उठाया है कि ये जो है ये आग लगने के बाद कार्रवाई, यानी कि प्यास लगने के बाद में कुआं खोदना, इससे हमको बाहर निकलना है जी। जैसे ही इराक से अमेरिका के फौज बाहर निकली थी, हमें सोचना चाहिए था कि इराक में क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और जो हमारे नागरिक हैं। इसके लिए आप यूपीए सरकार को दोषी ठहराएंगे? यूपीए सरकार कुछ हद तक जरूर दोषी है, और बाकी देशवासी चाहे ऑपोजिशन में भी हैं, उन्होंने भी कुछ विचार देना चाहिए था जी। मुद्दा उठाया जाना चाहिए, मुद्दा उठाना चाहिए था। और वही नहीं, अब ये संकट कुछ दिन में जरूर एक तरीके से या दूसरे तरीके से निकल जाएगा। उसके बाद ये सोच खास तौर पे इस सरकार को जरूर करनी चाहिए कि अब अगले बार क्या हो रहा है। अफगानिस्तान से अमेरिका बाहर जा रहे हैं, और इराक का जो इफेक्ट है वो अफगानिस्तान पर जरूर होगा जी, पाकिस्तान पर होगा और फिर इंडिया पर होगा। इस चीज के बारे में विचार करने की आवश्यकता है जी। सनवारी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आग लगने के बाद आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, जबकि पहले से ही सचेत रहना चाहिए था कि जब अमेरिका ने अपने ट्रूप्स 2011 में इराक से हटाए थे, क्या तब ये जिम्मेदारी नहीं आती थी कि इस मुद्दे को उठाया जाता? विपक्ष के तौर पर आपको भी ये मुद्दा उठाना चाहिए था। कर्नल साहब ने सही कहा, जो सामरिक तरीके से जो उसकी इम्पोर्टेंस है कि वो मुद्दा उठा देना चाहिए था। बट मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पिछले 10 साल में पॉलिसी पैरालिसिस का मामला रहा, हम लोग जो विपक्ष में थे मुद्दे उठाते थे, शायद इसका तो मैं कह नहीं पाऊंगा रिकॉर्ड के ऊपर के उठाया कि नहीं उठाया, वो बिल्कुल लिंपिंग गवर्नमेंट थी उस मुताबिक से करके, और वो कोई भी ऐसा एक्टिव काम नहीं ले पाई। मैं ब्लेम नहीं करूंगा इस वक्त, उन्होंने जो हो गया हो गया। ये बात कि आग लगने पर कुछ करने के हमें तो मौका ही अभी, अब आग लग चुकी है तो हमारे पास सिर्फ इस वक्त सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम है कि हमारे जो लोग हैं उनको सेफ निकाल करके ले जाए। लेकिन उनको सेफ निकालना तभी पॉसिबल हो चुकेगा जबकि वहां जो लोग कंट्रोल में हैं, क्योंकि वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है मलिक साहब, उसकी वो परवाह ही नहीं करे। कुर्दिस्तान वाले वो पूरे के पूरे इराक सरकार नाकाम रही है, बिल्कुल नाकाम रही। तो चाहे इराक सरकार तो शायद हल नहीं कर पाएगी। अब वहां से जहां ये लोग फंसे हुए हैं, बगदाद तक करीबन 100 किलोमीटर का एयरपोर्ट का रास्ता है, तो उस रास्ते में जब तक कि वो कोई भी लोग हैं, वो जिहादी हैं, वो टेररिस्ट हैं, कुछ भी हैं, जब तक कि वो हमें इजाजत नहीं देते कि आप इनको सेफ पैसेज करके निकाल ले हो, तो उनको निकालना बहुत, क्योंकि वो तो 6 साल के बच्चे को मार रहे हैं, 60 साल के बूढ़े को मार रहे हैं, 1500 आदमियों को भून रहे हैं, उनका ये मकसद है। सनवारी साहब, जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था काफी हद तक जुड़ी हुई है इराक की स्थिति से, ऊर्जा सुरक्षा के मायने से भी इराक काफी अहम है, साथ ही हमारे यहाँ के लोग काफी रोजगार के लिए जाते हैं उन इलाकों में, इन सबको मिला के देखा जाए तो अर्थव्यवस्था को जोड़ता है इराक।
इराक को अपनी प्राथमिक सूची में लाना चाहिए था भारत को, जिसने नहीं किया। क्या अब मोदी सरकार इस पर कुछ करने जाएगी? बिल्कुल। देखिए, सबसे मेन प्रॉब्लम तो तेल की है, क्योंकि जो तेल हमारा क्रूड इंडियन बकेट्स लेते हैं उसमें से करीबन 20 to 30% हम इराक से लेते हैं, बाकी सऊदी अरेबिया से लेते हैं। बट इमीडिएटली मुझे कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है हमारी इकोनॉमी पे। मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, इमीडिएट बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो इतना रिजर्व रखा गया है, हाँ, कि हमारे पास जो हमने इराक से जितना तेल लेना था उसका मोर देन 50% हमारे पास पुराने रेट में ऑलरेडी आ चुका है। बट इन द लॉन्गर टर्म, बिकॉज सारा झगड़ा तो ये तेल के ऊपर ही हो रहा है, तो अगर इस चीज को उन लोगों ने जो लॉ अबाइडिंग नहीं है और उन्होंने इस पे काबू कर लिया, तो पूरा का पूरा असर हमारी इकोनॉमी में भी तो पक्का ही आएगा। और जो लोग बाहर जाकर के फॉरेन कंट्री में पैसा कमा करके यहाँ भेजते हैं, चलो मैं तो उस हालात में इस चीज के खिलाफ हूँ कि अगर ये आदमी इनको उतना ही कोई फैसिलिटीज या अपॉर्चुनिटी काम करने की दे दी जाए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, हर एक हाथ को हुनर, हर एक हाथ को काम, तो ये आदमियों को वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कुछ डॉलर्स उनको बताते हैं कि हम तुम्हें $700 देंगे, पर वहां जाके तो उनको $300 ही मिलते हैं। और पासपोर्ट भी जब्त कर लिए जाते हैं भारतीयों की, और बहुत अमानवीय तरीके से उनको। तो मैं ये इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ आपको कि मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में जितने लोग वहां जाते हैं उनको हम उतना ही एक्सपर्टाइज का काम यहाँ मौका दे करके, प्लम्बर क्यों जाए इंडिया छोड़ करके, उसको यहाँ काम मिलना चाहिए, यही काम मिलना चाहिए। मोदी सरकार ये कोशिश करेगी। कर्नल भाट, आपसे जानना चाहेंगे कि इराक में अगर संकट और गहराता है तो वाया पाकिस्तान भारत को कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? अवश्य ये संकट जो है वो गहरा सकता है और भारत के ऊपर इसका असर हो सकता है। पाकिस्तान में जो आतंकवाद की सप्लाई होती है वो जाहिर तौर पे बढ़ेगी और भारत को काफ़ी तब मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये आतंकवाद जो है ये दिखता है कि अलग अलग है, लेकिन ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे कि उनकी टारगेट लिस्ट में भारत भी शामिल है? नहीं, उनके टारगेट लिस्ट में भारत शामिल नहीं है, लेकिन जो उनका टारगेट एरिया है वो भारत के बिल्कुल पास है। जैसे कि पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, और जो भी वहां पर कार्रवाई होगी उसका असर जरूर भारत पर पड़ेगा। अगर जम्मू कश्मीर में किसी तरह की अस्थिरता फैलाने की वो कोशिश करते हैं तो जाहिर तौर पर भारत की संप्रभुता पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, और वो जो है मतलब उनकी जो ताकत है वो हमको अभी पहचाननी है और उसके लिए तैयारी करनी जी। हम ये सोच के ना बैठे कि जी पाकिस्तान जैसे होंगे, अगर कि कुछ दिन में इराक में सब थम जाएगा और फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा, ये सोच के चलने की जरूरत नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमें ये पहचानना है, हमें ये जानना है कि उनका बड़ा मकसद क्या है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि उनका मकसद है बे ऑफ बंगाल तक पहुंचना। बिल्कुल जी, ठीक है ना, लेकिन कम से कम ये जरूर है कि कश्मीर में आकर के टेररिज्म इंडिया में भेजना। बिल्कुल, और इसको जितनी जल्दी हम जान जाएं, जितनी जल्दी उसके लिए तैयारी कर लें, उतना ही अच्छा है। जी जी। सलमानी साहब, आपसे जानना चाहिए कि कूटनीति अगर अपनाई जाती है इराक की स्थिति से निपटने के लिए, मोदी सरकार अगर अपनाती है, तो जिस तरह से जानकार कहते हैं कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत, ये देश अगर मिल जाए तो इराक की स्थिति से निपटा जा सकता है, इस इलाके में शांति बहाल की जा सकती है। पहल कौन सा देश करेगा, या भारत इंतजार करेगा कि दूसरा देश आए और फिर बातचीत शुरू हो? नहीं जी, मैं तो यहाँ कहूँगा कि कर्नल साहब ने सही कहा कि कूटनीति एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है, और जैसा लीडर अब भारत ने पैदा किया है पहली बार, तो मैं तो वो कह रहा हूँ कि वो लीड लेने में पूरा सक्षम है। इनिशिएटिव यानी भारत की ओर से भी हो सकती है पूरी तरह से, और वो उस तरफ से वो चल भी पड़े हैं, और अभी जापान भी जाने वाले थे, लेकिन वो अब चलो पार्लियामेंट का सेशन आ रहा है तो शायद उसके बाद जाएंगे। तो वो कूटनीति में तो इनसे बेटर कोई भी नहीं हो सकता।
एक लेवल पे तो किसी ने कमेंट भी किया, शायद अमेरिकन ने भी कमेंट किया कि ये किसिंगर जैसे काम कर रहे हैं, मतलब सब लोगों को कूटनीति में मिला करके वो इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ये तो हुआ कूटनीति की बात। वो हमारे प्रधानमंत्री और उनके जो समक्ष साथी हैं, उनके एडवाइजर्स हैं, उसमें पूरे कॉम्पिटेंट हैं। कर्नल साहब ने जो बात बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टेररिस्ट जो हैं वो वहाँ कश्मीर से होके बे ऑफ बंगाल तक या क्यों चंडीगढ़ तक भी आने की प्लान करेंगे जी। उनका तो काम है ही कि जितनी दहशत फैलाओगे जी। उस पर मैं ये कह देना चाहता हूं कि अब हमारी फौजों को इतनी खुली छूट इस प्रधानमंत्री ने दी है कि वो प्रधानमंत्री जो एक सीमा उल्लंघन पे फायरिंग होने की वजह कारण से 3 घंटे वार रूम में बैठ सकता है और अपने जनरल से बात कर सकता है, तो और उसने पूरी की पूरी एक पॉलिटिकल विल अपने जनरल्स को दी हो और जरूर दी होगी। और जनरल्स भी हमारी आर्मी का काबिलियत का कोई ठिकाना नहीं है। मुश्किल सिर्फ यही थी कि उसको एक पॉलिटिकल मैंडेट नहीं मिलता था, उसके हाथ बांध दिए जाते थे। बट मोदी जी के नेतृत्व में अब सब लोग, सारे कमांडर्स को ये पूरा हुक्म दे दिया गया है और मैं इत्मीनान दिलाता हूं कि इनके डायनामिकशिप में वो जो इन्फिल्ट्रेशंस है वो शायद कामयाब नहीं हो पाएगी जो अब तक होती है। कर्नल बाट जिस तरह से ये कह रहे हैं कि वो इन्फिल्ट्रेशन का जो मकसद रहेगा आईएसआई का वाया पाकिस्तान, वो अपने उसमें कामयाब नहीं हुए क्योंकि नेतृत्व जो है देश में वो काफ़ी बेहतर है। कर्नल बाट लेकिन जानना चाहेंगे कि अमेरिका पहले ही अपना हाथ खींच चुका है, सेना भेजने को वो तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में पूरे विश्व के सामने जो चुनौती बनी हुई है इराक, वो किस तरह से निपटा जा सकेगा? देखिए जी, जैसे आपने कहा कि एक बड़ी ताकत है विश्व में अमेरिका जी, लेकिन अमेरिका ने अपना सबक सीख लिया है और ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि अमेरिका इसमें शामिल होगा। ईरान से कितना हम उम्मीद करें? ईरान कोई खास ताकत नहीं है, लेकिन उसका इस स्थिति में रोल बहुत बड़ा है। अब ईरान का लगाव है रशिया से और चाइना का इंटरेस्ट है, और रशिया और चाइना दोनों, खास तौर पे चाइना एक बहुत ही ताकत जो उभर रही है, उसको इस इलाके में बहुत इंटरेस्ट है। और ज़रूर ये उम्मीद की जा सकती है कि चाइना को जब ये महसूस होगा कि उसकी जो इंटरेस्ट है वो ठीक नहीं चल रही है, तो अपने इंटरेस्ट के लिए वो जरूर दखल देगा। और वही एक ऐसा देश है जो कि यहाँ की स्थिति को संभाल सकता है। भारत का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर अपने आप को संभाल ले, जैसे कि संवरिया साहब ने कहा है कि मोदी जी बहुत अच्छा इस बार हुआ है कि देश ने एक बहुमत दी है, क्लियर मैंडेट दिया है और ऐसे शख्स को दिया है जो कि बहुत काबिल है। लेकिन फिर भी हमें समझना होगा कि किस ताकत या कैसी चुनौती का हमने सामना करना है। हमको ये सोच के नहीं कि जी हाँ जी अब हम कर लेंगे जरूर, लेकिन उसके लिए सोचना और तैयारी करना जरूरी जी, सोचना और तैयारी करनी जरूरी है। सनवारी साहब, जिस तरह से चेचन से लेकर जॉर्डन तक जो चरमपंथी गुट है वो सभी एकजुट हो गए हैं और आईएसआईएस के साथ मिलकर इराक में शांति फैला रहे हैं, इससे ये भी लगता है कि शायद सीरिया में जो गृह युद्ध की स्थिति चल रही है, सीरिया और इराक अगर अस्थिर हो जाते हैं तो पूरे मध्य पूर्व में क्राइसिस पैदा हो जाता है। इन लंबे भविष्य के लिए भारत की ऐसे परिस्थिति में क्या परियोजना होगी? जैसे कि अभी कर्नल साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि ये शिया सुन्नी का झगड़ा नहीं है, ये तो एक्सट्रीमिस्ट एंड नॉर्मल लोगों का झगड़ा है। उस मुताबिक से जो परिप्रेक्ष में आपने एक पिक्चर सामने खींचा है वो एक बहुत ही भयावह है और वो पॉसिबल भी हो सकता है। लेकिन मैं वहाँ पे बहुत ही ऑप्टिमिस्ट होने के नाते ये कहना चाहूँगा कि अब ये दुनिया अलग अलग कंट्री नहीं रह गई है, एक छोटा सा गांव बन गई है। आपके घर में आग लगी हुई मेरे घर में भी तपस इमीडिएटली आती है। आज तो अमेरिका ने कह दिया है कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, बिकॉज उसको ऑलरेडी बुश रजीम में बहुत सारी तकलीफ उन्होंने सही थी और फिर भी उनके राष्ट्रपति जी ने अपने सीनेटर से पूछा कि भाई मैं क्या करूं, तो अभी तो सीनेटर ने उसको कहा। लेकिन अल्टीमेटली जब
पूरे वर्ल्ड का ये तपिश लगती है तो उस वक्त जो लीडर्स होते हैं, ये बात ठीक है कि हम वो अमेरिका की तरह से वहाँ ट्रूप्स नहीं भेज सकते या कुछ नहीं कर सकते, बट जो कूटनीतिक में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ा एक्टिव रोल मिलाएंगे। उसके ऊपर ही आज शाम से वो 2 घंटे से मीटिंग कर रहे हैं, अपने साथियों से सलाह, अपने एक्सपर्ट से सलाह कर रहे हैं। और उस वक्त आप इसे वो करते हुए अल्टीमेटली ये तपिश जब लगेगी तो सारा का सारा वर्ल्ड इसके अगेंस्ट होकर के एक साथ होगा। यानी ऐसा लगता है कि कई बार पढ़ने में आता है कि एक टाइम ऐसा आएगा दुनिया में जब सारे चरमपंथी गुट एक साथ होंगे और पूरा मुल्क उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा होगा। तीसरे विश्व युद्ध की ये परिकल्पना पेश की गई है, कई बार पढ़ने को मिला है। कर्नल भाट, आपसे जानना चाहेंगे कि इराक में जो कुछ हो रहा है उसकी शुरुआत है। जी, ऐसा है कि अपना अपना विचार होता है। जो आपने कहा वो भी एक विचार है, और अगर उस विचार को हम लेके चलें तो ये सोचा जा सकता है कि इराक में जो है हो रहा है वो उसकी शुरुआत है। लेकिन जो इतिहास है उसमें हमने देखा है कि ऐसी घटनाएं भूगोल में कई जगह पर होती रहती। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि एक विचार ये भी हो सकता है कि 2 ताकतें जो हैं इस इलाके में, जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इलाका है, न्यू वर्ल्ड है, वो अलग है। एशिया के इलाके में 2 ताकतें उभर के आएंगी, वो है चाइना और इस्लामिक पावर्स, कट्टर इस्लामी पंथ। ये दोनों को आपस में इनका टकराव होगा और इनका बैलेंस बनेगा। जी, ये शायद हम सोच ये परिस्थिति निकल कर सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अपने मेहमानों का करना चाहेंगे क्योंकि प्राइम डिबेट में वक्त खात्मे की कगार पर पहुंच गया है। इराक की आग का असर समूची दुनिया पर पड़ना तय माना जा रहा है। भारत भी इराक संकट से बच नहीं पाएगा। शुरुआत दिखने लगी है क्योंकि आर्थिक संकट पर चर्चा शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के सामने न सिर्फ इराक में फंसे अपने लोगों को निकालने की चुनौती है, बल्कि उससे अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर से भी निपटना है। फिलहाल प्राइम डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।